हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर इट इज फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के अलग अलग सरफेस पे कैसे अपनी वैल्यूज चेंज करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ये होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं फ्री फॉल से। लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे न्यूमेरिकल्स हम ग्रेविटेशन के उसमें सॉल्व करने जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्री फॉल से। सो द हेडिंग इज फ्री फॉल। अब देखिए फ्री फॉल क्या होता है वो समझ लेते। इट्स वेरी इजी टॉपिक। जैसे कोई पर्टिकुलर हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, ऑब्वियसली इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। और ये अर्थ सरफेस के ऊपर क्यों मूव होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ओके, जो अर्थ की ग्रेविटी है उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम फ्री फॉल का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज it moves freely towards the earth surface in a particular direction. So this is called as free fall, या फिर इसे बोल सकते हैं the object is said to be freely falling. So easy। तो ठीक है, ये फ्री फॉल हो गया। अब देखिए एक इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते, जैसे ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से हम उसको रिलीज कर रहे हैं। एच फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दिस इज व्हाट अर्थ सरफेस। क्लियर? अब क्या होगा? अब देखिए ऑब्जेक्ट को मैं जस्ट पकड़ के हूं। ओके, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। अब ये मोशन में नहीं है तो इसका जो वेलोसिटी है जीरो हो जाएगा। जैसे होल्ड करके हूं एक पर्टिकुलर हाइट पे, जब इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन साथ में मूव करते करते इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ध्यान में रखिएगा। और जब ये अर्थ सरफेस से टकराएगा, या जो वेलोसिटी रहेगी इसकी रिलीज करने से पहले ये जीरो रहेगी, और जब ये इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस जो रहेगा वेलोसिटी वो मैक्सिमम रहेगी, ध्यान में रखिएगा। विथ मैक्सिमम वेलोसिटी ये अर्थ सरफेस से टकराएगी। ओके, अब देखिए वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो वहां एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन अगर हमने देखा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोड के ऊपर मूव हो रहा है और वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ एक्सेलरेशन टर्म इन्वॉल्व होगा। ओके, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लीनियर मोशन की बात होगी। अब यह देखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करते हैं, इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। या देखिए, या मैंने बोला हो कि जब उसको होल्ड करके रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब नो मूवमेंट। जैसे उसे रिलीज करेगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, और यहाँ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ भी एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा सेम, दैट इज एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ, ओके, ड्यू टू द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलीजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन टर्म इंट्रोड्यूस होगा। एंड दिस एक्सेलरेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द gravitational force of earth. That's why this acceleration is called as acceleration due to gravity. अभी जो acceleration due to gravity होगा, it is represented by small letter g। g से represent करेंगे small g। okay, ध्यान में रखिएगा, acceleration due to gravity is represented by small g। और ये भी acceleration है, ये भी linear acceleration, तो दोनों का यूनिट जो रहेगा सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, होप सो कि ये acceleration due to gravity आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ जी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, ओके, अर्थ कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन?
F इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं हम, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोल सकते हैं। तो यह जो F हो जाएगा फॉर अर्थ सरफेस, तो ये यहाँ एक्सेलरेशन जो यूज करेंगे इट इज नथिंग बट g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। ओके, हमें और एक लॉ पता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या, जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो स्टेटमेंट में हम प्रीवियस वीडियो में इसका देख चुके हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with some force, that force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये है उसका मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ m फॉर क्या हो जाएगा, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, m इज द मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, यहाँ भी m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दोनों सेम फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को इक्वेट अगर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों m कैंसिल हो जाएंगे। या g की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो यह g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, m इज द मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ स्मॉल लेटर d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो ध्यान में रखिए। अब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा, यहाँ कि मान लेते हैं ये अर्थ है। ओके, दिस इज द सरफेस, ओके, एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ है एट हाइट h। तो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, ध्यान में रखिएगा। ये डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं h है। ओके, और यहाँ जो अर्थ है इसका रेडियस क्या होगा, सपोज r होगा। ओके, अब देखिए अर्थ जो है बहुत ह्यूज ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करते, तो ये जो हाइट है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां से हमने मतलब उसे रिलीज किया है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा रहेगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना रहता है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्टली कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, इतना ये अर्थ का रेडियस है। अगर आप अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाओगे तो आपको सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 6400 किलोमीटर, तब जाके आप अर्थ के सेंटर तक पहुंच पाओगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, अभी तक तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज बनी नहीं कि यहाँ तक वो पहुंच पाए। ओके, एक पर्टिकुलर 10 to 11 किलोमीटर तक ही कोई खड्डा सा किया गया सरफेस में, उसके आगे पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो इट्स ह्यूज डिस्टेंस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हम बोलेंगे ये जो h है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इट इज वेरी मच लेसर एज कंपेयर टू द रेडियस। ओके, इस रेडियस में इतना डिस्टेंस ऐड भी कर देंगे, जो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ कहलाता है, दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस। ओके, या तो दो ऑब्जेक्ट, कौन सी बात कर रहे हैं हम, स्टोन और अर्थ की बात कर रहे हैं, ये चीज पहले समझ लीजिए। ओके, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है स्टोन और अर्थ की यहाँ बात कर रहे हैं हम। तो ठीक है, यहाँ जो h है, डिस्टेंस बिटवीन जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस से बहुत कम है, तो हमने क्या लिया है कि ये टोटल डिस्टेंस जो रहेगा बिटवीन ऑब्जेक्ट और अर्थ, इट इज नथिंग बट r। तो यह जो g का जो फॉर्मूला हमने यहाँ डिराइव किया है, या g का फॉर्मूला हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख लेंगे। d इज नथिंग बट व्हाट, क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली r ही होगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से g की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम तीन टर्म की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m is the mass of earth and r is the radius of earth। अगर मान लो हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। ओके, अब हमें g का फॉर्मूला gm अपॉन r स्क्वायर, r क्यों आया ये देख लीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए इक्विवेलेंट टू r ही लेंगे हम।
अब देखिए जी कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो कैपिटल जी कितना है, एक फिक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, कैपिटल जी की वैल्यू जो है हमारे पास है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू ध्यान में रखिएगा। तो इतना बड़ा नंबर ना लेते हुए इसे राउंड अप करके हम लिख सकते हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ओके, उसके बाद आता है एम। एम इज द मास ऑफ अर्थ। ओके, मास, ये तो रेडियस है, मास ऑफ अर्थ कितना रहेगा। ओके, मास ऑफ अर्थ ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, कितना बड़ा नंबर है देख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। ओके, कितना है मास ऑफ अर्थ, दिस इज 6 के आगे हमें 24 जीरोस लगाना पड़ेगा, उतना केजी मास ऑफ अर्थ है। अब आते हैं नीचे में, नीचे क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻6। अब देखिए आर स्क्वायर है तो इसको पूरे ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर लिख लेंगे। जब इस पूरा टर्म को हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 9.8, और यूनिट क्या रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब देखिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ के अलग अलग सरफेस पे इसकी वैल्यूज चेंज होती है, ध्यान में रखिएगा। ये जी की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। अभी वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है थोड़ा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपको पता है कि अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप। तो एक सबसे पहले एक स्पीयर बना लेते हैं हम, दिस इज व्हाट स्पीयर। ओके, ये स्पीयर हो गया। okay. तो अर्थ एग्जैक्टली इस तरीके से स्पेरिकल शेप में नहीं, ये समझ लीजिए आप। ओके, जो उसके पोल्स है, पोल्स की बात करें, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ओके, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे हम, तो यहाँ जो है थोड़ा सा प्लेन सरफेस है, यह ध्यान में रखिएगा, जस्ट लाइक ऑरेंज। तो थोड़ा सा यहाँ प्लेन सरफेस है, ओके, डेप्थ टाइप में। तो इसके वजह से हम अर्थ को एक्जैक्टली स्पेरिकल शेप नहीं बोलते हैं। तो इमेजिन करते हैं कि ये स्पेरिकल पार्ट ही है, ठीक है, ये स्पीयर। अब कोई भी स्पीयर रहेगा तो उसका रेडियस रहेगा। ओके, दिस इज द सेंटर, सेंटर बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो है पार्ट, ओके, दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा, दिस इज द इक्वेटर, द आउटरमोस्ट पोर्शन जो रहता है, इक्वेटर ऑफ द अर्थ बोलेंगे, और ये पोल है। अब देखिए यहां थोड़ा कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंसेस का, कि पोल से लेके सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस क्या है। ओके, तो मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है या पोल के ऊपर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज सी, एंड ये पॉइंट बी है इक्वेटर पे। तो यह कंपेयर करके मुझे दिख रहा है कि जो AC डिस्टेंस है स्मॉलर एज कंपेयर टू डिस्टेंस CB। मतलब इक्वेटर से लेके अगर सेंटर ऑफ अर्थ तक डिस्टेंस काउंट करेंगे तो ये ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पोल टू सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब AC जो रहेगा इट इज स्मॉलर देन CB। ओके, ये पोल से जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर बोल सकते हैं। अब इसका इंपैक्ट कैसे होता है देखिए, अब रेडियस क्या, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा, लेकिन ये भी तो रेडियस अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं, लेकिन ये जो रेडियस रहेगा इसे r' ले लेते, थोड़ा डिफरेंस, ये कम है ये ज्यादा है। यहाँ जो रेडियस है लेस है, यहाँ लिख सकते हैं हम इट इज लेस एंड दिस वन इज मोर। तो ये दो चीजें समझना है कि पोल के ऊपर जो है डिस्टेंस जो अर्थ सरफेस का रहेगा फ्रॉम सेंटर वो कम रहता है, और इक्वेटर पे जो डिस्टेंस रहेगा अर्थ सरफेस से टू द सेंटर ऑफ अर्थ वो ज्यादा रहेगा। अब इसका इंपैक्ट इसके ऊपर कैसे पड़ेगा देखते हैं। अब जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जी इज स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज द मास ऑफ अर्थ। अब देखिए रेडियस डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, अगर रेडियस कम रहेगी, रेडियस कम रहेगी मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम हो जाती, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 है, 10 को अगर छोटे नंबर से डिवाइड करते तो आंसर ज्यादा बड़ा आएगा।
10 को थोड़ा बड़े नंबर से अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब डिनोमिनेटर कम है तो जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा, और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो आंसर जो आएगा फ्रैक्शन का वो कम आएगा। अगर यहां लेते इफ आर इज लेस, आर लेस है मतलब पोल के ऊपर, ओके, कहा है आर इज लेस ऑन पोल, अगर आर लेस है तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, तो जी कितना आएगा, ग्रेटर आएगा, ग्रेटर एट पोल। ओके, ये चीज आपको समझना है कि रेडियस जो पोल के ऊपर रहता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू इक्वेटर, इसलिए जी की वैल्यू जो रहेगी या हम लिखेंगे जी इज, value of g means acceleration due to gravity, g is more on both the poles as r is less, r for radius of earth, r is less। तो वैसे अब इक्वेटर की बात कर लेते हैं। अब इक्वेटर में ये डिस्टेंस जो इससे थोड़ा ज्यादा है, ओके, तो r यहां जो लिखेंगे हम, ओके, एट इक्वेटर, ओके, इक्वेटर पे क्या रहता है, आर इज मोर, ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू पोल, तो यह जी की वैल्यू क्या रहेगी, जी जैसे डिनोमिनेटर यहाँ इंक्रीज होगा तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ बताया था, तो यह जी इज लेस लिख सकते हैं हम, लेस एट इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू लेस रहती है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आगे की क्लासेस के लिए भी ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो जी की वैल्यू पोल के ऊपर ज्यादा रहती है और इक्वेटर के ऊपर कम रहती है, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी ली जाती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमने आज फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू ऑफ g that is 9.8 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिनी जाती है। उसके बाद हमने पोल्स के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर g कैसी चेंज होता है वो सब चीज देखे। लेकिन अब आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन हम लेने चाहते हैं, उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन गुड बाय।